तुमने स्टार्ट कर दिया अपना? जी सर, स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। अच्छा चलो, थैंक यू। हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े? एनर्जी लॉस रिलेशन और फ्लो रिलेशन के बारे में, सिक्वेंटल डेप्थ वगैरह। आरबीएफ मतलब ये हम लोग ये हाइड्रोलिक जंप के बारे में पढ़ रहे थे ना। चलिए ठीक है, ये हम लोग अच्छा डेरिवेशन वाला पार्ट हमने कर लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका एक बार आप लोग रिव्यू हमें आपको दिखा देते हैं ताकि क्लियर रहे। तो बात सबसे पहले कर रहे हैं हम लोग आरवीएफ या फिर आपको हाइड्रोलिक जंप के बारे में। ठीक है, तो अभी तक जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे हम लोग पहले सबसे पहले तो यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में पढ़े। वहाँ पे चीज़ों में कोई चेंज नहीं आ रहा था। ओवर द डिस्टेंस आपका क्या कहते हैं, वेरिएशन आपका नेग्लिजिबल था या फिर जीरो था, उसको हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो में पढ़े। वहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्व करके अल्टरनेट डेप्थ वगैरह का कैलकुलेशन करते थे। वहाँ पे वो सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद हमने देखा था ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, जहाँ पे हमने देखा कि बहुत लंबे लेंथ पे आपका फ्लो प्रोफाइल चेंज हो रहा है, इसलिए उसको ग्रेजुअल टर्म कहा था हमने। वहाँ पे हमने अलग अलग, अगर आपका बेसिकली देखा हम लोगों ने कि अगर आपका स्लोप चेंज हो रहा है तो आपका कर्वेचर में क्या चेंज होगा, आपके डैम अगर सामने ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है फ्लो को तब क्या चेंज होगा, अगर आपको वियर के नीचे से फ्लो जा रहा है तो कैसे चेंज होगा। मतलब बेसिकली इक्वेशन के कर्वेचर के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे स्टडी किया था और उसका क्या स्लोप होगा। अगर हम लोग डिटेल मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसका हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था वहाँ से वो भी कैलकुलेट कर सकते। और ओपन चैनल फ्लो का लास्ट टॉपिक जो आता है आपका आ गया हाइड्रोलिक जंप। इसको कहते हैं कई बार रैपिडली वैरिड। रैपिडली वैरिड फ्लो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ आपके फ्लो के कंडीशंस में चेंज आ रहा है। हमने लास्ट क्लास में एक वीडियो से भी आपको दिखाया था। वीडियो में हमने देखा था कि वहाँ पे जैसे अगर फ्लो चैनल फ्लो में देखा कि कैसे कंडीशन चेंज होती हैं, लेंथ आपका हाइड्रोलिक जंप का होता है वो भी हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। हमने ये भी देखा कि हाइड्रोलिक जंप का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपका फ्लो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में करना। तब जहाँ पे अगर आपका फ्रॉड नंबर 1 से ज़्यादा, हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा फ्रॉड नंबर 1 से कम करना। फ्लो आपका सुपर से सब क्रिटिकल होगा तो इसका मतलब हाइट ऑफ जो फ्लो है आपका यहाँ पे इंक्रीज करेगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे चूंकि एडीज बने रहते हैं, यहाँ पे बहुत हाई टर्बुलेंस रहता है, तो आपका टोटल एनर्जी जो है वो आपका कम होता है, मतलब आपका एनर्जी लॉस हो रहा होता है। ईएल वाला यहाँ पे टेक टर्म फैक्टर आएगा यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे आपका ओवर द लेंथ ऑफ द जंप, मतलब आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक जो आपका जंप एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी जब लॉस होगा तो आप स्पेसिफिक एनर्जी वाला कर्व को यूज नहीं कर पाएंगे आपके एग्जैक्ट कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ पे अब आपका E2 एनर्जी लेट से आपका E1 था पहले जंप के पहले, अब हो गया आपका E2। ये आपको चेंज यहाँ पे कितना हुआ ये आपको टर्बुलेंस वगैरह आप मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हेल्प के लिए आ जाता है स्पेसिफिक फोर्स कर्व। मोरलेस इसका भी वर्किंग हमने डिस्कस किया था, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के बराबर होगा। डिफरेंस रहेगा यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी में ये लाइन स्ट्रेट लाइन होती थी, अब ये लाइन यहाँ पर कर्व लाइन है, लेकिन ये वाला भी आपको कर्वेचर दिखेगा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होते थे, एक गिवन स्पेसिफिक फोर्स पे दो डेप्थ जो होते थे, इनको कंजुगेट डेप्थ या फिर सीक्वेंट डेप्थ भी कहते थे। स्पेसिफिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते थे, हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ था कि आपका ए जेड बार प्लस क्यू स्क्वायर जी ए, ये आपका इसका यूनिट भी ध्यान रखना, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, मीटर क्यूब में आपका इसका यूनिट आया। कैलकुलेशन किया था हमने बहुत सारे अल्टरनेट डेप्थ और सीक्वेंट डेप्थ में क्या रिलेशनशिप होगी, कैसे फ्रॉड नंबर होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारे डेरिवेशन हमने किया था। हमने ये कि अगर आपका दूसरे लोकेशन पे एनर्जी लॉस कितना होगा ये भी हमने डिराइव किया था। और अगर आपके पास एक का फ्रॉड नंबर पता है तो दूसरा का फ्रॉड नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूला डिराइव किया था। ये सारे फॉर्मूला जो है आपको ज़रूरत पड़ेगा फाइनली जब आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तब। तो ये है तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट जो था आपके इस टॉपिक का वो हमने कर लिया। आपके क्वेश्चन जितने ऐसे ही रहेंगे, आपको क्वेश्चन में कई बार जंप पूछ लेगा तो बताओ कि अगर आपके पास इनिशियल हाइट पता है तो फाइनल हाइट कितनी होगी, कितना एनर्जी का लॉस होगा, सीक्वेंट डेप्थ क्या होगा, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते रहे। और इसके बेसिस में जो थ्योरेटिकल पार्ट पेंडिंग था उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या हमने आपको ये भी बताया था कि कब तो
हमने आपको बताया था कि क्रिटिकल फ्लो के अंदर अचीव करना, मतलब सुपर से सब में जाना है, आपके पास एग्जैक्टली कोई फ्लो प्रोफाइल अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप हाइड्रोलिक जंप होता है। हाइड्रोलिक जंप को कई बार स्टैंडिंग वेव या फिर शॉक वेव भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें जानना है, एक दो चीजें हमने आपको बता देते हैं। यहाँ पे मिशन जो होता है वहाँ पे क्या होता है, हाई टर्बुलेंस। अच्छा हाँ, एक और चीज आप लोगों को कम्युनिकेट करना था, मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट मंडे से आपका मिड टर्म होगा, ठीक है। यस सर। तो मंडे से आपका पूरा वीक में एग्जाम रहेगा, तो उसी हिसाब से जो शेड्यूल है, आज नहीं तो कल में हम आपको शेयर कर देंगे, उसी हिसाब से आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। दिन में बेसिकली 2 एग्जाम होंगे, 7 सब्जेक्ट हैं आपके, डेली 2 पेपर होंगे, एक लास्ट में एक, ठीक है। यस सर। यस सर। सिलेबस क्या है चलिए, हाइड्रोलिक्स का? सिलेबस जो अभी तक हमने पढ़ाया वो सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सिनेरियो बन रहा है हाइड्रोलिक जंप का, अभी तक जो जो हमने कवर किया हुआ है, मतलब कि सिलेबस आप देख लीजिए, ये सब लिखने का, डायमेंशन एनालिसिस पूरा, ओपन चैनल फ्लो पूरा, डिवाइडेड फ्लो पूरा, ये 4 यूनिट पूरे पूरे। हाइड्रोलिक के बारे में अभी हमने आपको बताया नहीं, लेक्चर्स हैं, तो उसमें शुरुआत के 5 या 6 लेक्चर में से 5 लेक्चर आप पकड़ लो, उसमें जो हमने कवर किया हुआ है वो उसमें थोड़ा सा आपको तो आप भी कंसिडर करें। 4 इसमें शुरुआत के जो शुरुआत के 5 लेक्चर में लेक्चर 1 2 3 4 5 तक जो है नंबर किया हुआ है, उस वहाँ फाइनल में जो भी आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, छोटे से डेफिनेशन रहेंगे, उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह आपका नहीं रहेगा, हल्का सा आपको आइडिया रहेगा तो बेटर रहेगा। तो शुरू के जो 5 लेक्चर है वो आप देखें, ठीक है। ठीक है, यस सर। नोट्स वगैरह जो है हम आपको आज इसका आज का जो क्लास है वो कंक्लूड हो जाएगा, तो हम आपको नोट्स जो है एक बार पूरे पूरे जो है फ्रेश नोट्स एक बार आपको फिर से भेज देंगे, जिसमें थोड़ा हमारा एडिट हुआ होगा, तो आपका नया सिंक हो जाने के बाद जो नया वाला फाइल आ जाता है वो हम आपको, ठीक है। तो उसको भी आप लोग चाहो तो देख लेना, उसमें फॉर्मूला वगैरह या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो लिखवाए वो आपको रेफर करने में बेटर रहेगा। देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे हाई टर्बुलेंस होता है और इट इज, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका यहाँ पे एनर्जी आपका लॉस होता है, आपके लिए नोन नहीं होता, एनर्जी लॉस which is not known। इसीलिए हम लोग यहाँ मोमेंट इक्वेशन का यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपको लॉसेस का आइडिया नहीं है तो मोमेंटम को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। देयरफॉर मोमेंटम इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस। तो मोमेंटम इक्वेशन यूज करके हमने एनालिसिस भी किया था लास्ट क्लास में, सारा डेरिवेशन वगैरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। इसमें जो हाइड्रोलिक जंप में कुछ एजम्पशंस होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, कई बार आपसे एजम्पशन भी पूछा जाता है, क्योंकि एजम्पशंस क्लियर रहेंगे तब समझ में आ जाएगा कौन सी सिचुएशन में कौन सा केस आप यूज करना है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बताएगा आपको कि हाइड्रोलिक जंप हो रहा है या फिर आरबीएफ हो रहा है या फिर यूनिफॉर्म लिफ्ट हो रहा है। एजम्पशंस आपको ध्यान में रहेंगे तो आप सिचुएशन को डिड्यूस कर सकते हैं कि कौन सा लॉजिक पे हमें आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे पहला तो एजम्पशन ये हो गया आपका, डेप्थ ऑफ फ्लो जो है आपका, फ्लो बिफोर एंड आफ्टर जंप इज यूनिफॉर्म। मतलब हम लोग मान रहे हैं कि फ्लो के पहले फ्लो के बाद आपका यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आपका अगर यूनिफॉर्म है तो आप प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को हाइड्रोस्टैटिक कंसीडर कर सकते हैं।
इसी के कारण अगर यही assumption है जिसके कारण वो मोमेंटम इक्वेशन को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। Solution is हाइड्रोस्टैटिक। ये भी मानते हैं कि जो लेंथ ऑफ जंप आ रहा है, हमने ग्राफ में आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जो लेंथ ऑफ जंप है मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हम लोग काफ़ी छोटा होता है। काफ़ी छोटा है इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे कि ग्रेजुअली वैलिड फ्लो की जब बात हो रही थी तो वो डिस्टेंस काफ़ी लंबा होता था, 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस में आता था, वहाँ पे फ्रिक्शन को इंक्लूड करना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस में, तो हम लोग कह सकते हैं लेंथ इज स्मॉल देयरफॉर फ्रिक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड। और तीसरा क्या डब्ल्यू साइन थीटा को, या जो आपका बेड का स्लोप है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। सारे जो assumption आपके मोमेंटम कंजर्वेशन वाले थे वो सारे यहाँ पे लग रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे डब्ल्यू साइन थीटा आपका इग्नोर किया गया, लेंथ ऑफ ये सब जंप हो गया। तो फाइनली इसी के बेसिस पे जो हम लोग इक्वेशन लिखते थे P1 + M1 = P2 + M2, और फाइनली जो उसको हम लोग गामा से डिवाइड करते थे तो आपका स्पेसिफिक, ठीक है। इसके आगे का डेरिवेशन तो हमने ऑलरेडी किया हुआ, ये assumption हमने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको आगे इसमें कैलकुलेशन में कोई खास जो समझने में जो आपको जो जरूरत है वो कोई दिक्कत ना हो। इसमें कुछ आपके स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, कई बार आपसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड टर्म्स डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको जानने की जरूरत होता है कि ये है क्या, ठीक है। स्टैंडर्ड टर्म, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशन बन जाता है, आपको जहाँ पे भी टाइम बनता है ये सारी चीज़ें बनती हैं तो आप हाइड्रोलिक जंप के हिसाब से रिलेटिव बहुत कैलकुलेशन रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे वो अगेन मैथमेटिकल चीज़ें से थोड़ा सा ज़्यादा आपको कुछ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो क्या है। सबसे पहले बात होती है हाइट ऑफ जंप की। हाइट ऑफ जंप, हाइट ऑफ जंप मतलब आपका पानी का लेवल कहाँ से कहाँ तक गया। इस डायग्राम को अगर हम लोग यहाँ पर रेफर करते हैं, इसका एक छोटा सा फॉर्मेट में हम लोग नीचे ले जाएंगे ताकि आपको रेफर करने में आसानी रहे। ठीक है, तो हाइट ऑफ जंप क्या हो गया आपका, इनिशियली जो पानी का जो लेवल था यहाँ से यहाँ तक गया आपका पानी का लेवल, तो ये जो डिफरेंस हो गया यही आपका हाइट ऑफ जंप हो गया। तो नाम से आपको कई बार चीजें हाइट ऑफ जंप हम कह लेंगे y2 - y1। सेकंड आ जाता है रिलेटिव हाइट ऑफ द जंप, रिलेटिव हाइट ऑफ जंप। यहाँ ध्यान रखना ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको क्रिटिकल है, आपको जंप का जो रिलेटिव हाइट होगा वो उसको हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं y2 - y1 डिवाइडेड बाय e1। इनिशियल जो एनर्जी था उसके रिस्पेक्ट में हम लोग रिलेटिव हाइट ऑफ जंप को डिफाइन करते हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पे आपका जितना एनर्जी था, ये एनर्जी ज़्यादा थी, इसी को हम लोग डिसिपेट कर रहे थे, तो ये जितना जंप हुआ डिवाइडेड बाय यहाँ पे इस पॉइंट पे जो एनर्जी थी इसको हम लोग रिलेटिव हाइट ऑफ द जंप कहते हैं। तीसरा हो गया आपका रिलेटिव इनिशियल डेप्थ, रिलेटिव इनिशियल डेप्थ, इसको डिफाइन किया गया डायरेक्टली y1 बाई e1 से। और रिलेटिव सीक्वेंट डेप्थ हो गया, अगेन ये सारे आपको नॉमेनक्लेचर में ध्यान रखना, जहाँ पे भी रिलेटिव की बात हो रही है इसका मतलब आपको ध्यान देना है डिवाइड करना है इनिशियल एनर्जी से ही। तो इस पूरे टॉपिक पे कहीं पे भी अगर आपको इस टाइप की टर्मिनोलॉजी जहाँ दिख रही है रिलेटिव का, तो हमेशा बात जब भी करेंगे इनिशियल एनर्जी लेवल से ही बात करेंगे। ये आपका पॉइंट बेसिकली यही है, पॉइंट 1 ये है पॉइंट 2। तो जब भी एनर्जी की बात करेंगे हम लोग इनिशियल पॉइंट से ही बात करेंगे, सेकंड रेफरेंस से नहीं बात करेंगे। तो ध्यान रखना है याद रखने के लिए कि आपको डिवाइड हमेशा E1 से। अभी रिलेटिव सीक्वेंट डेप्थ के बारे में बात करेंगे, रिलेटिव सीक्वेंट डेप्थ, तो ये भी y2 बाई e1 है। यहाँ पे ध्यान रखना e2 नहीं आ रहा है, y2 बाई e1 ही है। जो भी आपका यहाँ पे रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं हम लोग इनिशियली जंप के रिलेशन में ही यहाँ पे बता रहे हैं, फाइनल से हमें यहाँ पे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। फिफ्थ हो गया आपका रिलेटिव एनर्जी लॉस,
रिलेटिव एनर्जी लॉस कैलकुलेशन हमने फॉर्मूला किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा ये। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इफिशियंसी ऑफ द जंप, एफिशिएंसी ऑफ जंप, मतलब इस जंप में एक्चुअली कितना एनर्जी आपका लॉस हो रहा है, तो उसको डायरेक्टली करेंगे E2 बाई E1। तो टेक्निकली इसको जो नॉमेनक्लेचर n से भी लिखा जाता है, तो will be equal to E2 बाई E1। तो यहाँ से कई बार इसको सॉल्व करने के बाद ऐसे भी लिख माइनस EL डिवाइडेड बाई E1, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस EL बाई E1। यहाँ तक क्लियर है? यस। तो ये आपका बेसिकली कुछ 6 जो है इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनिशियल डेप्थ ये है, इनर्जी फ्लो का ये है, तो आप बताओ कि रिलेटिव इनिशियल डेप्थ क्या होगा, इफिशिएंसी ऑफ जंप क्या होगा, इस टाइप के आते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर किसी एग्जाम वगैरह में आप जाएंगे तो कई बार वहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ जंप रहता है, टाइप्स ऑफ जंप। ये आपका बेसिकली डिपेंड करता है आप जंप होने के पहले जो आपका फ्रॉड नंबर था उसके बेसिस पे। तो एक चीज आपको पता है कि फ्रॉड नंबर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा यहाँ पे, क्योंकि सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो जंप होगा हमेशा आपका सुपर से सब में ही होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान है कि फ्रॉड नंबर की जो वैल्यू है हमेशा 1 से ऊपर रहेगी। टाइप्स ऑफ जंप में यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन हैं आपके, 5 तरह के से हैं जंप आपके, आपको जनरली याद ही करना पड़ेगा, इसका कुछ उपाय नहीं है। ड्यूलर जंप, दूसरा वीक जंप, तीसरा इसको बेसिकली यहाँ पे क्लासीफाई ऐसे किया है, अगर आपका फ्रॉड नंबर इनिशियल जो है F1 से, F1 की जो वैल्यू बात करें 1 से 1.7 है तो इसको ड्यूलर कहेंगे, 1.7 से 2.5 के है तो आपको वीक कहेंगे, 2.5 से F1 की वैल्यू अगर आपका 4.5 तक है तो ऑक्सीलेटिंग, 4.5 से 9 के बीच में है तो इसको स्टडी कहेंगे, और 9 से अगर आपका फ्रॉड नंबर की वैल्यू ज़्यादा है तो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग जंप। तो ये आपको टेबल एक तरीके से, ये डेटा कई बार आपको पूछा भी जाता है एग्जाम वगैरह। और यहाँ तक बेसिकली आपका कंक्लूड हो गया हाइड्रोलिक जंप का टॉपिक। मतलब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर सकते हैं जो कि अभी हमने पढ़ा है, और यहाँ पे आपका बेसिकली मोर और लेस सारा जो ओपन चैनल का कंसेप्ट था वो यहाँ पे कवर हो गया। हम लोग अब हाइड्रोलिक जंप से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं यहाँ पे, ज़्यादा आपको यहाँ पे दिक्कत होगी भी नहीं, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग आपके पास कुछ डाउट वगैरह हो तो आप हमसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास के समय तो अब हमको लगता है आप चालू हो जाएंगे, तो मतलब कोई क्लासेस होंगी नहीं, तो यहाँ तक आपका चीज़ें जो है एग्जाम के सिलेबस में भी है, और आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का आइडिया भी लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन हम लोग देखने के लिए। एक क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, यहाँ पे आपका सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे।
ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दिया है, आफ्टर जंप डेप्थ ऑफ फ्लो दिया हुआ है, आपको इनिशियल डेप्थ कैलकुलेट करना है और आपको फाइनल डेप्थ दिया हुआ है, एनर्जी लॉस बताइए, पावर डिसिपेटेड है वो भी बताइए। तो यहाँ पे पावर डिसिपेटेड लगाइए कि कैसे हो सकता है कैलकुलेट और डेप्थ और एनर्जी लॉस तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। दिया हुआ है तो आप क्यों नहीं, उसके बाद बाकी जो फॉर्मूला है अभी तो हमने जो डिस्कस किया था वो सारे आप लोग, अगर कोई फॉर्मूला रेफर करना है तो मुझे बता देना, उसको आप स्क्रीन फॉर्मूले आपको ओपन चैनल में बहुत सारे हो जाते हैं, आपको इनको याद रखना थोड़ा जरूरी है, याद नहीं रहेगा तो आपका कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, कोशिश करना कि एक A4 शीट टाइप का बना लेना जहाँ पे सारे फॉर्मूले एक जगह कंपाइल करके रखो, तो याद करने या फिर उनको आपस में कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है, तो ये बेटर एक तरीका रहेगा आपको याद रखने के लिए। ये आपका मोरल है। इसके बाद आपका ये हाइड्रोलिक जंप वाला, इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन इसी टाइप के रहते हैं आप। तो अगर हम लोग यहाँ देखें हाइड्रोलिक जंप कवर करने रेक्टेंगुलर चैनल में सर आवाज कट रही है। अभी क्वेश्चन स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ सर। अभी ठीक है, आपको बीच में अगर अभी कुछ जितना भी हमने अभी तक आज तक कवर किया है, आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप अभी हमसे पूछ लो, जब तक बाकी तो अभी हम आपको क्लियर भी कर देंगे। ठीक है।
सर 0.12 क्या जी यार आपका इनिशियल डेप्थ यस सर 0.066 0.1 और एनर्जी लॉस कितना हो रहा है? सर 5.155 हाँ आपका एनर्जी लॉस भी सही है। पावर डिसिपेटेड बताइए कैसे करना है। बेसिकली ये पावर जो होगा ये इम्पैक्ट आपका नीचे के जो सरफेस होगा वहां पे आपका पड़ रहा होगा। आंसर किसने बताया था? सर दिगंबर सिंह ठीक है एग्जाम होगा तो तुम ही लोग तो सबको बता दोगे आंसर क्या लिखना है। तुम और आकाश है आकाश यस सर तुम ही लोग तो आंसर सबको बता देते हो। हमको तो नहीं लगता बाकी सबसे बनते होंगे सवाल। कर लेते हैं सर। मिल बांट के वो तो होता है सर थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं। या फिर इस बार तुम दोनों का अलग पूछ बाकियों का अलग। नहीं सर ऐसा मत करो। क्यों तो ऐसे भी बना ही लेते हो। बाकी लोगों को तो आज सर तक हमने किसी को रिस्पॉन्ड करते हुए नहीं। सर सभी को साथ लेके चलना जरूरी होता है। टेस्टों में 10 नंबर 20 नंबर यहाँ पास हो जाते हैं एग्जाम में थोड़ी डिफिकल्टी होती है इनको। यहाँ तो पास हो ही जाओगे एग्जाम में क्या करोगे वहाँ पे फाइनल जब होगा। वहां पर इनको दिक्कत आती है यहाँ पर पास हो जाते हैं तो फिर वहाँ दिक्कत नहीं आती इनको। नहीं उस हिसाब से यहीं पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी ना। अभी से पढ़ने लगेंगे तो इसीलिए तो पढ़ते नहीं क्योंकि उनको पता है और एक दिन में कितने पेज पढ़ ले। देखते हैं कुछ उपाय करते हैं तुम लोग का शायद हम लोग तुम लोगों का अलग बाकी लोग इनको छापने में कम से कम थोड़ा दिक्कत हो। बता देंगे हम एग्जाम के पहले क्या करना है क्योंकि हमने देखा आज तक भी कोई क्लास में मुश्किल से एक या दो बार किसी और ने बोला उसके अलावा तुम दोनों के अलावा किसी का कोई रिस्पॉन्स तो आता नहीं। ऑनलाइन पता नहीं बैठे रहते हैं। अटेंडेंस का भी इशू नहीं तब भी ऑनलाइन बैठे रहते हैं वो भी हमको नहीं समझ में आता क्या करते हैं। चलो कोई बात नहीं जी क्या क्या है इसका हिसाब से। सर आपको 50.57 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है
57 क्यू सर, वो क्यू की वैल्यू सर क्यू तो निकाल सकते हो ना तुमको फाइनल। अगर आपको डिस्चार्ज तो आपका फ्लो जंप के पहले या बाद में डिस्चार्ज आपका सेम रहेगा। आपको वेलोसिटी पता है, आपको डेप्थ ऑफ फ्लो पता है, ये दोनों वैल्यूज आपको पता है तो आप डिस्चार्ज भी निकाल सकते हैं। पावर लॉस, चलिए हम लोग आएंगे वहां पे पहुंचते हैं। अभी हम लोग पहले शुरुआत करके दो पार्ट हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जंप के बाद का डेटा दिया हुआ है, मतलब आपको v2 दिया हुआ है और y2 दिया हुआ है। तो v2 की वैल्यू दिया हुआ है 0.8 मीटर पर सेकंड और y2 को वैल्यू दिया 1.75 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई कि आप यहाँ से q निकाल सकते हैं। q की वैल्यू क्या होगी आपकी, बताइए। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी विल बी इक्वल टू q बाई y। तो q कैसे ऐसे लिख सकते हैं v2 y2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो v2 y2 करेंगे 0.8 इंटू 1.75 मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा यूनिट। तो आपका आंसर जो है 1.4 पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। ये 1.4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपको क्यूब पता है तो हमारे पास अब वो फॉर्मूला पता है सीक्वेंट डेप्थ का। सीक्वेंट डेप्थ का फॉर्मूला आपको पता होगा 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाय g विल बी इक्वल टू y1 y2 इनटू y1 प्लस y2। यही फॉर्मूला यूज किया था आपने। यस सर। यस सर। तो यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक की यहाँ पे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। 2q की वैल्यू 1.4 हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81। ध्यान रखना 10 नहीं लेना है आपको g की वैल्यू। यहाँ पे भी आपको पता है मैंने फ्रॉड नंबर से किया था सर। अच्छा, यस सर, फ्रॉड मैंने नंबर भी से भी सर। आप कर सकते। वहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, आपका एज ए रिजल्ट में रहता है। तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y1 वेरिएबल है, आपको पता ही करना ये क्या है 1.75। अंदर में फिर से y1 आ जाएगा प्लस 1.75। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा रहेगा 1.75 y स्क्वायर प्लस 3.0625 ये y1 है, सब ध्यान रखना। ये भी y1 माइनस 0.40। तो यहाँ से आपका y1 की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव। तो हम लोग पॉजिटिव वाला यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो y1 की वैल्यू आ गई आपकी 1.122 मीटर। सेकंड आपसे पूछा जाना एनर्जी डिसिपेशन बताइए, मतलब कितना एनर्जी लॉस हुआ। टेक्निकली आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा ई कितना होगा। तो डेल्टा ई निकालने का हमारे पास हमने अभी जस्ट लास्ट क्लास में डिराइव किया था y2 माइनस y4 y1 y2। तो ये आपका एनर्जी डिसिपेशन का फॉर्मूला हुआ। डायरेक्टली आपसे एनर्जी डिसिपेशन में यहाँ पे y1 y2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट करिए आप उसको तो 5.05 मीटर आएगा। ध्यान रखना यहाँ पे एनर्जी आपका मीटर मतलब कि एनर्जी पर यूनिट वेट का आपका डेटा आ रहा है जो भी, तो यहाँ पे आपका मीटर में दिखाया जा रहा है। थर्ड आप लोगों को नया यहाँ पे पावर लॉस। पावर लॉस आपको बताना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखा आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा आपका फ्लो में एनर्जी के लिए। आपको याद है जब हम लोग ट्रेन पे जब डेल्टा जेड निकालना होगा में बात कर रहे थे, जब हम लोग डेल्टा मतलब डेल्टा जेड निकाल के पी की वैल्यू फाइंड आउट करते। वहां पे जब प्रेशर की जरूरत, टोटल आपको एनर्जी की जरूरत है नहीं, आपको यहाँ पे बताना है बस कितना एनर्जी में चेंज हुआ है। यस सर। मतलब लॉस्ट कितना हो रहा है। तो मतलब वहां पे आपको जेड की जरूरत नहीं, मतलब टोटल एनर्जी की जरूरत नहीं, बस चेंज इन एनर्जी। आप बस डेल्टा ई से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपको इनिशियल फाइनल तो पूछ नहीं रहा कितना है। इनिशियल फाइनल पूछा होता तो आपको टोटल एनर्जी कितनी है आपको उसको फाइंड करने के लिए आपको जेड की भी वैल्यू जरूरत है, आपको वेलोसिटी वगैरह है, ये सब हट दिया हुआ है, उस समय आपको जेड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जब आपको बता दिया कि इतना ही चेंज हो रहा है तो आप लॉस नहीं पूछा है, आप फाइनली क्या करोगे पावर 2 माइनस पावर 1 करेंगे। तो फाइनली जो एनर्जी का जो कंपोनेंट है उसमें बस जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली पावर लॉस के लिए ये आपको तो ये पता है कि इम्पैक्ट जो होगा वो गामा इनटू आपका जो एनर्जी का फैक्टर है। तो यहाँ पे सिर्फ लॉस करना है तो आप डेल्टा, आपको टोटल एनर्जी की जरूरत है ही नहीं। गामा और क्यू की वैल्यू, गामा हो गया आपका 9.81, क्यू की वैल्यू आपको आपने कैलकुलेट किया 1.4, डेल्टा की जो वैल्यू है 5.05। तो ये हो जाएगा बेसिकली जो आपका आंसर आएगा लगभग
69.39 किलो। ठीक है, तो इस एनर्जी आपको बेसिकली मोर और लेस सारा कैलकुलेशन जो भी हम लोग कर रहे हैं इस एनर्जी के लिए होता है, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है इतने एनर्जी को मतलब कि इतना का एनर्जी का इम्पैक्ट जो है पर सेकंड ये सस्टेन करने लायक होगा, तभी आपका कोई सिनेरियो आपको वहाँ पे नहीं दिखेंगे आपके जो भी आप डाउन स्ट्रीम में स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आप लोगों को कुछ पूछना है अभी तक जो हमने पूरा अभी तक हाइड्रोलिक्स में जो जो चीजें कवर की हैं, तो उसमें अगर आपने हाइड्रोलॉजी के लेक्चर भी देखे तो उसमें से भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आपका बस एक चीज, अब 2-3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं छोटे छोटे, टर्बुलेंट फ्लो और बाउंड्री लेयर फ्लो, ये बाकी है। इसमें भी अगेन आपका ये तो टर्बुलेंट फ्लो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो फॉर्मूला ही रखने पड़ेंगे। और चलिए इसका हम देखेंगे एंड में, इसको हम लोग देखेंगे क्या करना है। फिर आएगा आपका इम्पैक्ट ऑफ रिजेट, जिसमें फ्लैट जेट के बारे में तो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ था लास्ट सेमेस्टर में। जब फ्लैट जेट पे आपका एंगल पे है तब क्या होगा, किस हिसाब से फोर्स ट्रांसफर होगा, स्टेशनरी वेव है या फिर मूविंग वेव है उस समय क्या होगा। कर्व वेन के बारे में शायद हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन अ फ्लैट प्लेट हम लोगों ने डिस्कस किया था। मूविंग भी हमने डिस्कस किया, हम लोगों ने कर्व के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो हम को समझ में आ गया। उसमें आपका हाइड्रोलिक मशीन का इंट्रोडक्शन ही है कि ज़्यादा इसमें आपको अगेन मैथमेटिकल कुछ एस्पेक्ट इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं, छोटा चैप्टर मतलब कायदे से तो बहुत बड़ा है। आप मशीन और हाइड्रोलिक मशीन और जंप मिला के आपको कम से कम 20 घंटे तो लग ही जाते हैं को कवर करने में, अगर ढंग से करें। आपके आरटीयू ने 3 घंटे बोले हैं तो क्या ही कहा जाता है, जल्दी जल्दी इसको कवर किया जाएगा। फिर अगेन एक्टिफायर के बारे में थोड़ा सा ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा बड़े नहीं है। ये 3 घंटा 4 घंटा 3 घंटा मतलब कि आपका कितना घंटा हो गया, 10 घंटे का इधर का सिलेबस बाकी है और ये 6 घंटे का मोर और लेस। अगर हमारे पास कोई ढंग के इसके पास लेक्चर्स होंगे तो हम लोग टर्बुलेंट फ्लो या बाउंड्री लेयर थ्योरी का आपका वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें आपको ग्राफिकली आपको ज़्यादा बेटर रहेगा समझ में, डायग्राम वगैरह से देखेंगे, नहीं तो हम भी कुछ लेक्चर ले सकते हैं, डिपेंड करेगा क्या चीज़ है। मोर और लेस आपके 10 घंटे का सिलेबस और पेंडिंग है 10 घंटे से। तो यहाँ पे कैनल हाइड्रोलिक्स में भी आपको थोड़ा अगेन ये भी बहुत लेंथी चैप्टर जाता है, कैनेडी हो गया, लेसी हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में अगेन लंबा चीज़ें जाती है। सब्जेक्ट को मिला के एक सब्जेक्ट बना दिया ने, तो क्या करना है। एनीवे इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो बताइए, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हेलो सर। चलिए ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा। ध्यान रखना हाइड्रोलॉजी के शुरू के जो 5 लेक्चर हैं वो आपके सिलेबस में है, वो आपको देखना होगा। ठीक है, उसको आप लोग रेफर करो। ये नोट्स है वगैरह आज शाम को नहीं तो कल शाम तक हम आपको भेज देंगे, साथ में आपका टाइम टेबल वगैरह जो एग्जाम का वो भी। नेक्स्ट वीक से एग्जाम है, ध्यान रखना। अभी डेट तो हम फाइनल आपको बता नहीं रहे, मतलब कि आपका जो डेट 31 से चालू हो जाएगा और फ्राइडे तक चलेगा, थर्सडे तक चलेगा। ठीक है सर 2 जून से कर देना ना सर। हाँ बोलिए। 2 जून से फ्राइडे तक। वेडनेसडे से नहीं, ट्यूसडे से। 2 जून कब है, मतलब उस 2 जून तो वेडनेसडे को पड़ रहा है। कुछ फैकल्टीज ने अपना जो है ना तारीख को हम कराएंगे, तो इसलिए किसी एक ने बोला हुआ था उसको चेंज करवाना मुश्किल है। कोई नहीं सर। मैडम 2 तारीख का डेट दिया हुआ है, झांसा का फर्स्ट का डेट है, तो उसको चेंज करना मुश्किल है अभी। ठीक है चलिए, अभी हम ठीक है सर। आपका क्लास। थैंक यू।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू